everyone and welcome back to our channel. एक और नया IPO is ready to hit the markets on 21st of June. कंपनी का नाम है स्टैनली लाइफस्टाइल्स लिमिटेड और आज के वीडियो में हम इसी IPO को एनालाइज करने वाले हैं। जानेंगे कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, IPO डिटेल्स को भी देखेंगे एंड लास्टली हम जानेंगे कि इस IPO का GMP क्या चल रहा है। क्या ये IPO आपको लिस्टिंग गेन्स दे सकता है? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और IPO एनालिसिस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए जल्दी से अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये कंपनी स्टैनली लाइफस्टाइल्स लिमिटेड आखिर क्या करती है। So the company was founded in the year 2007 and ये सुपर प्रीमियम लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी फर्नीचर को डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके बाद उन्हें सेल करते हैं अंडर द ब्रांड नेम स्टैनली। They make sitting furniture such as sofa beds, dining chairs, recliners, etc. साथ ही साथ ये किचन कैबिनेट्स और किचन वार्डरोब्स भी बनाते हैं और ये लेदर सीट कवर्स भी बनाते हैं फॉर मेजर कार ब्रांड्स। They sell carpets as well and इनके टोटल 38 स्टोर्स हैं जो कि सारे ही मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हैं। बेसिकली ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इसलिए अपने स्टोर्स को खोलते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि ये लग्जरी सेगमेंट के लोगों को टारगेट करते हैं जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही होते हैं। चलिए अब हमने ये तो जान लिया कि आखिर कंपनी क्या करती है, अब जल्दी से हम इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो अगर हम स्टैनली लाइफस्टाइल्स लिमिटेड के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करें तो इनका रेवेन्यू इंक्रीज्ड बाय 42.94% and profit after tax rose by 50.64% between the financial year ending March 31st 2023 and March 31st 2022. अगर हम इनके assets, revenue, profit after tax, net worth, reserves and surplus and total borrowings को देखें और उनको 2022 से 2023 में कंपेयर करें तो 2022 के अंदर इनके एसेट्स थे 422 करोड़ रुपीस which increased in 2023 to 458 करोड़ रुपीस। रेवेन्यू की अगर बात करी जाए तो 2022 के अंदर इनका रेवेन्यू था 297 करोड़ रुपीस which increased in 2023 to 425 करोड़ रुपीस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो 2022 के अंदर इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स was 23 करोड़ रुपीस which increased to 34 करोड़ रुपीस in 2023। नेटवर्थ को अगर हम देखें तो 2022 के अंदर इनकी नेटवर्थ 199 करोड़ रुपीस थी which increased in 2023 to 216 करोड़ रुपीस। रिजर्व्स एंड सरप्लस को देखा जाए तो ये भी इंक्रीज हुए हैं। 2022 के अंदर इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस थे 191 करोड़ रुपीस बट इन 2023 इट इंक्रीज्ड टू 207 करोड़ रुपीस। टोटल बोरोइंग्स की बात करी जाए तो ये भी इंक्रीज हुई हैं। 2022 के अंदर इनकी टोटल बोरोइंग 6 करोड़ रुपीस थी विच इंक्रीज टू 9 करोड़ रुपीस इन 2023। नाउ एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि 2022 के कंपैरिजन में तो इनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं 2023 के अंदर, लेकिन दिसंबर 2023 के डेटा को अगर हम देखें तो यहाँ पे इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों डिक्लाइन कर रहा है और ये एक काफी ज्यादा मेजर कंसर्न हो सकती है क्योंकि इनकी रीसेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी नहीं है। बोथ रेवेन्यू एंड पैट इज डिक्रीजिंग बट एक चीज अच्छी है कि यहाँ पे इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस काफी है जो कि टोटल बोरोइंग्स क्योंकि इनकी इंक्रीज हो रही है तो अगर हमारे पास ज्यादा रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं देन टोटल बोरोइंग्स कैन बी इजीली मैनेज्ड। अगर हम इनके वैल्यूएशंस की बात करें तो स्टैनली लाइफस्टाइल्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2103 करोड़ रुपीस का। अगर हम इनके रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो ये है 7.92%, ROCE को देखें तो ये है 8.63%, डेट टू इक्विटी को अगर हम देखें तो ये 0.86 है एंड अगर हम बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ की तो ये है 8.34%, प्राइस टू बुक वैल्यू इज 8.3% जिसका मतलब है कि इनके बाकी सारे रेशियोज के कंपैरिजन में मुझे लगता है कि पीबी जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। पैट मार्जिन की अगर बात करी जाए तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है 5.97%। अगर हम इनके EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर को
को देखें तो इट इज 6.78 और अगर हम इनके पीई यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स की बात करें तो ये 54 का है। नाउ हम इनके पीई को इनके पीयर्स से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि एक्चुअली इनके कोई लिस्टेड पीयर्स हैं ही नहीं, तो हमारे लिए पीई के बेसिस पर ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि ये कम वैल्यूएशंस पे अपने आईपीओ को लेकर आ रहे हैं या फिर थोड़ा सा ज्यादा वैल्यूएशंस पे अपने आईपीओ को लेकर आ रहे हैं। नाउ अगर हम बात करें कि आईपीओ से ये जो फंड्स रेज करने वाले हैं उसे कहां यूज करेंगे, तो ये और नए स्टोर्स खोलने के बारे में सोच रहे हैं और साथ ही साथ अपने पुराने स्टोर्स को ये रेनोवेट भी करेंगे, उसका इंटीरियर चेंज करेंगे, उन्हें और ज्यादा बेटर बनाएंगे। इसके अलावा केपेक्स रिक्वायरमेंट्स को फंड करने के लिए भी ये आईपीओ प्रोसीड्स को इस्तेमाल करेंगे एंड ऑल्सो फॉर द जर्नल कॉर्पोरेट पर्पसेस। चलिए अब जल्दी से आईपीओ डिटेल्स को भी देख लेते हैं। तो अगर आईपीओ डिटेल्स की बात करी जाए तो ये आईपीओ 21 जून को ओपन होने वाला है, 25 जून को क्लोज हो जाएगा। इसका प्राइस बैंड 351 टू 369 पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज 40 शेयर्स का है, मतलब आपको एक लॉट के अंदर 40 शेयर्स मिल जाएंगे। टोटल इशू साइज 537 करोड़ रुपीस का है, जिसमें से 200 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है एंड 337 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल है। नाउ यहाँ पे ये देखने वाली चीज है कि इनका ऑफर फॉर सेल का जो प्रोपोर्शन है ये थोड़ा सा ज्यादा है और ये एक अच्छी चीज नहीं है। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ होने वाला है, जिसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। अगर हम आईपीओ टाइमलाइन को देखें तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की अगर बात करी जाए तो 26 जून तक आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 27 जून तक आपके पास रिफंड्स आ जाएंगे और अगर अलॉटमेंट मिल जाता है तो 27 जून तक आपके डीमैट में शेयर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट 28 जून रखी गई है। अगर हम बात करें रिटेल और एचएनआई के मिनिमम और मैक्सिमम लॉट साइजेस के बारे में, तो रिटेल मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 40 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 14,760 रुपीज। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 520 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 1,91,880 रुपीज। अगर हम बात करें स्मॉल एचएनआई के मिनिमम लॉट साइज की, तो ये 14 लॉट्स का है। इसके अंदर इन्हें 560 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 2,06,640 रुपीज। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 2,680 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 9,88,920 रुपीज। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 2,720 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 10,03,680 रुपीज। तो हमने जान लिया कि आखिर ये कंपनी क्या करती है, इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है और साथ ही साथ आईपीओ डिटेल्स को भी देख लिया। अब जल्दी से आपके फेवरेट पार्ट पर आते हैं कि इसका जीएमपी क्या चल रहा है। ऑल्दो सिर्फ जीएमपी के बेसिस पर आपको आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार जीएमपी को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। सो सारी डिटेल्स के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर हम स्टैनली आईपीओ के जीएमपी की बात करें तो इनका लास्ट जीएमपी वाज 140 रुपीज, व्हिच वाज अपडेटेड ऑन 19 जून 2024, जिसके हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस इज 509 रुपीज एंड एस्टिमेटेड गेन परसेंटेज इज 37.94%। नो 37% जीएमपी चल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे लिस्टिंग गेन्स जरूर देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इनके जीएमपी ट्रेंड को देखें तो इनका जीएमपी 14 जून को था 100 रुपीज, 15 जून को इट इंक्रीज टू 110, 16 को इट स्टेड एट 110 एंड 17 को इट इंक्रीज टू 120, 18 को इट इंक्रीज टू 140 एंड 19 दैट इज टुडे इट इज एट 140 रुपीज। तो देखिए आईपीओ का जीएमपी तो अच्छा चल रहा है और जरूर ये आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन्स दे सकता है, लेकिन फिर भी हम इस आईपीओ के कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अपने इस फर्नीचर बिजनेस के अंदर ये मार्केट लीडर हैं और इनके जैसा कोई भी नहीं है। हालांकि ये ज्यादातर लग्जरी सेगमेंट को ही टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से इनका कस्टमर बेस काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन उसके बाद भी ये इस बिजनेस के अंदर मार्केट लीडर हैं और इनके कोई भी पीयर्स अभी तक लिस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से क्योंकि ये पहले लिस्ट हो रहे हैं तो इनको एक एडवांटेज जरूर मिल सकता है। Now they also have a strong brand identity और इनका जो मैनेजमेंट है ये भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। अगर हम नेगेटिव्स को देखें तो सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे एक ही नजर आ रहा है कि अगर हम इनकी रीसेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखें तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रेवेन्यू दोनों डिक्रीज हुए हैं, सो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। इसके अलावा इनका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ये भी मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है और साथ ही इनका जो ओएफएस प्रोपोर्शन है आईपीओ के अंदर यानी कि ऑफर फॉर सेल वो भी थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि
अगेन एक अनदर रेड फ्लैग बनता नजर आ रहा है। सो इफ यू वांट टू अप्लाई इन दिस आईपीओ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जीएमपी, तो आप जरूर इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जीएमपी अच्छा चल रहा है और ये आईपीओ शायद आपको लिस्टिंग गेन्स भी दे सकता है। लेकिन देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रीसेंट टाइम्स में अच्छी नहीं रही है। चलिए, अब आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।